आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की सबसे चर्चित सीट बन चुकी है बांकीपुर, जहां मुकाबला अब सिर्फ चुनाव का नहीं है बल्कि सियासी साख का भी है। एक तरफ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भाजपा अपना मजबूत गढ़ को बचाने में जुटी है, जबकि राजद के मैदान में उतरने से पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव के इस दांव से प्रशांत किशोर की राह मुश्किल हो गई है या फिर जनसुराज इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगी। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रवक्ता बीजेपी से है राहुल आनंद जी, आरजेडी से हैं आरजू खान जी और जनसुराज से हैं सोनाली जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। जी, बीजेपी से पहला सवाल रहेगा कि बांकीपुर भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाता है, तो क्या इस बार प्रशांत किशोर और राजद की मौजूदगी से मुकाबला पहले से जैसा रहेगा या फिर चेंजेस होगा? देखिए, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं वो एक ऐसे सीट की चर्चा कर रहे हैं जहां पे राष्ट्रीय स्तर के लोगों की भी नजरें टिकी हुई है और ये एक ऐसा सीट है जो आने वाले भविष्य में बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को तय करने वाला है। अर्जा जी, जब चर्चा चली पड़ी है तो इसमें एक बात और कहना होगा कि हमने लगातार 35 वर्षों से इस सीट पे अपने कब्जे को जमा रखा है और अपनी मजबूती के साथ उस अंगद के पांव को भी स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से जनता हमें अक्सर जबरदस्त तरीके से अपने आशीर्वाद को देते रही है। 2005 के बाद अगर चीजों को उठाकर देखा जाए तो हमारा जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है और अभी 2025 के भी अगर ताजे आंकड़े की बात कर ले तो लगभग 52,000 के आसपास के वोट के एक लंबे मार्जिन से हमारी जीत दर्ज हुई थी। यानी कहने का जो मेरा अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग आएंगे जाएंगे, राजनीतिक बयारें उठेंगी, लेकिन जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति के समय में पर्चा भरते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, उसमें से कुछ लोग हैं जो विपक्षी दल में आज आपके साथ चुनाव मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं। एक बात यहाँ अर्जुन जी और मैं बोलना चाहूंगा कि चाहे वो बात कर ले महागठबंधन के लोगों की भी, तो कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें महागठबंधन के लोग एक दूसरे के साथ सहमति भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये भी है कि सावन के उस मेढक के समय समान जो एक तराजू पे तौले नहीं जा सकते हैं, वो आज महागठबंधन दिखाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई का जो भूमिका है, आपस में ही एक दूसरे के टांग को खींचातानी के तहत जनता के बीच में एक कड़ा मैसेज देने की बात इसी का जवाब आरजू खान जी आप दीजिए। आप बताइए कि इन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक खुद नहीं है। देखिए, हकीकत पूछिए तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका कुछ भी ठीक नहीं है। आप देख रही हैं किस तरीके से सम्राट अशोक चौधरी और श्रवण कुमार के अंदर खींचतान चल रही है। आप देख रही हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान में और किस तरीके से जीतन राम मांझी जी के अंदर तलवार से सिर्फ म्यान बाहर निकलना बस बाकी है। तो देखिए, झगड़ा इनके अंदर है, लेकिन ये महागठबंधन को कहना चाहते हैं। आखिर में हमारे विपक्ष है तो कह सकते हैं। देखिए, जो पिछली बार जो सीट थी, आप अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नितिन नवीन जी, वो पिछली बार लगभग हमसे 40-45 हजार वोटों से वो जीते। हमने वहां 50,000 के करीब वोट पाए और इसी के हिसाब से दूसरी मर्तबा हम वहां पे बने हुए हैं। अब आदरणीय नितिन नवीन जी नहीं है और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है डरी हुई है और सहमी हुई है। और जब डरती और सहमती है तो वो प्रशांत किशोर पांडे सरी एक आदमी को उतारती है कि कम से कम कुछ कन्वर्जन हो जाए वोटों का। लेकिन बिहार की जनता तो सब जानती है ना कि अमित शाह के कहने पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट उनको जनता दल यूनाइटेड में बनाया गया। नारे बेहतर गढ़ते हैं, पीआर एजेंसी चलाते हैं। तो इससे आपने जो कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, मैं आपको साफ तौर पे बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। इसकी वजह से अब वो हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र को लाती है प्रशांत किशोर पांडे के रूप में, जो हमारा कुछ वोट काटना चाहते हैं। तो ऐसे लोग वोट कटवा ही रहेंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल की बांकीपुर से जीत सुनिश्चित है। जी सोनाली जी, क्या प्रशांत किशोर को वोट कटवा कहा जा रहा है, क्या कहिएगा? राजद की अपनी जमीन उनको बिहार में तलाशनी पड़ेगी और उनकी स्थिति कैसी है बिहार में, लोग उनसे कितना खौफ खाते हैं। राजद के ऊपर लोग भाजपा को चुनना पसंद करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जंगल राज की बात लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि भले ही भाजपा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन राजद से भाजपा बेहतर है। तो यहाँ पे जो भी बातें कही जा रही हैं, बीइंग अ स्पोक्स पर्सन वो कह रहे हैं यहाँ पे, बट इट्स फाइन। ये समझने वाली बात है, अंडरस्टूड है एक तरीके से। और मुझे लगता है स्पोक्स पर्सन के तौर पे यहाँ पे वो बातें रख रहे हैं
और वो कितने अनअवेयर हैं जो इतने समय के बाद भी इस राजनीति में सारी चीजों को पढ़ने के बाद भी, देखने के बावजूद भी आज भी वो इसी अपने लाइन पे, अपने नैरेटिव पे फिक्स्ड है कि ये बी टीम है, ए टीम है। अगर आपको अभी भी लगता है तो मुझे लगता है कि पूरे पार्टी को आपके साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, आपको समझाना चाहिए। और क्योंकि आप जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं राजद की बेवकूफी नजर आ रही है और इतना उन वो कितने अनअवेयर है ये नजर आ रहा है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, आप लड़े, मैदान उतरे, आप उतरिए, आप अपने मुद्दों पे बात करिए। क्योंकि आज भी इनके पास ये नहीं है कहने को कि आप वहां पे जनता को किस तरीके से सुविधाएं दिलाएंगे, क्या क्या जनता के लिए काम करेंगे। ये नहीं कह के ये बी टीम है, ये ए टीम है, ये सिर्फ यही घूमते रह जाएंगे। क्योंकि ना इनके पास रोड मैप है, एक बिहार का तो नहीं ही है इनफैक्ट, और छोटे से आरजू जी, सोनाली जी बाकी ने का कहा, भी नहीं। और कैसी कैसी घोषणा इन्होंने इलेक्शन के समय की थी, उस पर पूरा बिहार हंस रहा था, पूरा बिहार डिस्कशन कर रहा था कि अनरियलिस्टिक घोषणा इन्होंने की है। तो शायद अभी इन्होंने आनंद फानंद में अपना कैंडिडेट उतार दिया है, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अपने साइड से प्रॉमिस करने के लिए कुछ नहीं है, जनता को दिलासा देने के लिए कुछ अजरा नहीं जी, है। मैं जवाब दूं? जी जी, हाँ, आरजू जी को थोड़ा अजरा जी, मैं जवाब दूं? जी, आप क्या कहिएगा? आपका कोई, सोनाली जी का कहना है कि आपका रोड मैप नहीं है, आपने बहुत सारे प्रोमिसेस किया है, लेकिन कुछ हुआ नहीं धरातल पे, क्या कहिएगा? हाँ, वो हमने देखा 2025 के चुनाव से पहले और 2025 के चुनाव पे लगभग जिस पार्टी की ये प्रवक्ता बनकर आई है उसके 95% सीटों पर जमानत जब्त हो गए। 95 जितने भी कैंडिडेट थे, जितने भी बिहार भर में उतारे, 95% लोगों की जमानत जब्त हो गई। और रोड मैप की जहां तक बात है, इनको कहने की जरूरत नहीं है। रोड मैप, हमारा जो रोड मैप होता है वो सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार होती है, उसके बाद भी परेशान, बेबस और लाचार होकर उसको लागू करते हैं। और मैं 2-3 आपको उदाहरण दे देता हूं। अगर इन्होंने कह दिया है, जबकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, आपने देखा होगा ना, वृद्धा पेंशन हमने कहा था कि 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। इस डबल इंजन की सरकार ने आनंद फानंद में 1100 किया या नहीं? हमने कहा था ना कि 200 यूनिट बिजली। कहा था, ये बीच में क्यों आप बोल रही हैं? आप बीच में क्यों इंटरप्ट कर रही हैं? इनका कहना अच्छा है प्रवक्ता बीच में ऐसे नहीं का करता कहना है है कि पहले उन्होंने घोषणा किया था, तब जाके आरजेडी ने उस चीज को मतलब ये किया, तब जाके फिर लास्ट में जो है डबल इंजन की सरकार ने चलिए ठीक है जी। इनको कहने से सच सच रहेगा, सच को आप झूठा नहीं साबित कर सकती हैं। मैं 200 यूनिट बिजली फ्री हमने कहा था, 200 यूनिट बिजली हमने फ्री कहा था। उसके बाद देखिए हाल फानन में किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने 125 यूनिट फ्री किए। ये अलग बात है कि अब 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक सबसे ज्यादा बिजली दर यूनिट अगर महंगी कहीं है देश के अंदर तो बिहार प्रदेश के अंदर है। बिहार गरीब एक राज्य है। अब आप देखिए, हमने कहा था कि माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए एक पहली किस्त एक बार में हम डालेंगे साल का। इन्होंने आनंद फानंद में कॉन्टिजेंसी फंड आज इस्तेमाल किया गया ना, 3,662 करोड़, किसकी भरपाई करने के लिए? वो 10,000 रुपए डाले, जबकि इस प्रदेश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू था। उसके बाद भी इन लोगों ने, एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे आधे घंटे पहले 10,000 महिलाओं के खाते में डाले गए। राहुल जी, तो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है राष्ट्रीय जनता दल, इतना। थोड़ा सा अजरा जी, बस थोड़ा सा कह के मैं खत्म करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जन स्वराज भी लड़ सकती है, हमने इसको मना कहाँ कहा है, लेकिन ये मत कहे, वो हकीकत बात करें कि जब जन स्वराज के प्रशांत किशोर पांडे जी जब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त सत्ता में मौजूद थे, उन्होंने इस बिहार प्रदेश के लिए क्या किया? ये सबसे बड़ा सवाल है, इस पे बात करनी चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं अभी भी उस बयान पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब हमारा सामने से मुकाबला नहीं करती है तो ऐसे सरीखे लोगों को लाती है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है, और इसकी वजह से अभी भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा हमारा जनाधार बढ़ते चला गया है। लगभग 2 करोड़ लोगों ने हमको मत दिए हैं। उसके बाद भी अगर कोई कहता है तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान ने जो दे रखी है। तो आरजू जी, इसी पे सवाल रहेगा राहुल जी से। राहुल जी, इन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने घोषणा किया, सारा कुछ किया, वो सारा कुछ आप लोगों ने उसको अब धरातल पे उतारा है, बिजली से लेके चाहे जो भी माय सम्मान योजना से लेके सारा कुछ जो वो क्या है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए क्या है कि चोर मचाए शोर वाली बातें होती हैं। जो पार्टी इस बात को कह रही थी सबके सामने कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, तो वो अतिशयोक्ति थी उनके उस घोषणा के अंदर। देखिए एक बात मैं आपको और आज राजीव बताना चाहूंगा जो बिल्कुल मार्केबल है। देखिए चीजें बड़ा स्पष्ट है और बिहार की जनता इस चीज को जानती है और समझती है कि कोई अगर कुछ दे सकता है तो वो एनडीए का गठबंधन ही दे सकता है। और एनडीए के गठबंधन में उन्होंने मजबूती के साथ
जनादेश देकर इस बात को साबित किया कि जो हम कहते हैं और जो एक विश्वास का जो सेतु जनता से लेकर सरकार के बीच में आपके जो बनाने का काम आप किया ही गया के है, वो जवाब कहीं का ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आरजू जी कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं। राहुल जी। देखिए राहुल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं इनकी बातों को लेकिन किस तरीके से खंडित न करूं। वाकई में अगर कोई देता है बिहार प्रदेश के अंदर तो वो एनडीए ही दे सकता है, 2 दशकों की सरकार। अब देख लीजिए नीति आयोग का हिस्सा बनकर आया है ना आदरणीय सम्राट चौधरी जी। अभी 1 हफ्ते पहले एक आया है ताजा बयान, सर्वे आया है कि सबसे ज्यादा कम उम्र के बच्चे अगर अपराध अगर पूरे देश में किसी स्टेट में कर रहे हैं तो वो बिहार प्रदेश है। सबसे ज्यादा पलायन वाला केंद्र अगर कोई है तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा कम अगर किसी की नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से आमदनी है 280 रुपए प्रतिदिन तो वो बिहारियों की है। अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य के अंदर निवेश कम है, निवेश नील बटा सन्नाटा है तो वो बिहार है। सबसे अगर कोई पिछड़ा अगर स्टेट है हेल्थ में और एजुकेशन में तो वो बिहार है। तो ये आप ही कर सकते हैं साहब, यहाँ चूहे को शराब आप ही पिला सकते हैं। चूहे शराब पीते हैं वो भी विदेशी पीते हैं, वो आप ही करवा सकते हैं। चूहे पुलिया खा जाते हैं वो आप ही करवा सकते हैं। चूहे जो है गुजरात के अंदर ड्रग्स खा जाते हैं राहुल जी, वहां भी आपकी सरकार है, वो आप ही कर सकते हैं, चूहे को शराब दूसरा आप कोई ही नहीं पिला कर सकते हैं, सकता। एनडीए की सरकार ही पिला सकती, क्या कहिएगा? बिहार सरकार के फाइलों में है, आप सर्च करके देख लीजिए। देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो चूहे को जो शराब पिलाने की जो बात की जा रही है वो महागठबंधन के ही सरकार में ये चीज संज्ञान में आया था और महागठबंधन ने ही चीजों को सबके नजर के सामने लाया था। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लोग इस तरह की हमारे राजनीति में जो आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का होता है और मैं इस चीज को मानता हूं कि विधानसभा की जो आत्मा है वो विपक्ष में विराजमान करती है, लेकिन विपक्ष का तो दायित्व है, जो उसका कर्तव्य निष्ठा जो ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए और परम वैभव को जो प्राप्त कर सकता है उसके लिए विपक्ष कितना तैयार है। क्योंकि अभी देखिए कि महागठबंधन के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती पड़ी हुई है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो युवराज है वो चले गए विदेश, यूरोप की यात्रा पे। दिल्ली जाने के बाद फोन अनरीचेबल हो गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि जो इनकी गंभीरता को दिखाता है। और जहां तक सवाल उठता है जनसुराज का, तो मैं ये आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन प्रशांत किशोरी से अपनी राजनीतिक साख को लड़ाई बता रहे हैं। क्या भाजपा उन्हें गंभीर चुनौती मान रही है? राहुल जी आपसे। देखिए जहां तक चुनौती का जो बात होता है वो 2 तरह से होता है कि जब भी हम चुनौती किसी से लेना तो आप चाहते लोग हैं को तो डर लग सामने रहा है कि वाला, प्रशांत किशोर आ गए मैदान में? अरे यार डर के आगे जीत ही होती है। और डर किस बात की, जब इस राष्ट्र में हमने ऐसे ऐसे अपने उदाहरण सेट किए हैं अपने कार्यों की शैली के आधार पर, तो जनता ने हमें चुना है। और जनता ने चुना है तभी जाकर जो लोग हमें ये दिखाने का प्रयास करते थे, जो अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास करते थे कि गठबंधन की सरकार एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चला पाएगी, तो 400 सीट ना ला के भी 400 सीट से ज्यादा पावरफुल है आज के समय में हमारी सरकार। तो ये बात बिल्कुल जी, स्पष्ट है। सोनाली जी पर आते हैं, प्रशांत किशोर से ही सवाल रहेगा। एक छोटा सा जवाब दे दूं, एक छोटा सा जवाब दे दूं जी दीजिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी 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 जी। देखिए ये कह रहे हैं ना कि 400 पार हम तो लेकर नहीं आए, लेकिन इतनी मजबूत सरकार है कि 400 के बराबर है। अरे साहब पिछले बार तो पता चला कि जो आरएसएस वाले लोग हैं वो माफीवीर थे। अभी आप जो है अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं। मदरलैंड और फादरलैंड इजराइल को कहते हैं, किसके कहने पे कहते हैं, किसके कहने पे आप सीज फायर कर देते हैं? तो आप ये मत कहिए कि हम 400 के बराबर हैं। आप पहले से भी कमजोर हुए हैं और देश का जो स्थान है वो चौथे मतलब ग्रोथ रेट से 6ठे स्थान पे चला गया है, ये भी आप जानिए। और अभी हमारे सारे फैसले अमेरिका ले रहा है, यानी कि नए अंग्रेज ले रहे हैं और नया गांधी बनाना पड़ेगा इस देश को, जो कि हम महागठबंधन के लोग बना रहे हैं। जी सोनाली जी आप पे आते हैं, आप क्या कहिएगा कि अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो क्या ये जन स्वराज की राजनीति पर सवाल खड़ा करेगा? देखिए सबसे पहली बात कि हमने जब भी कहा है कि हम चुनाव में उतर रहे हैं, जनसुराज 10 साल तक बिना परिणाम की चिंता किए हुए यहाँ पे टिका रहेगा और लोगों की भलाई की बात करेगा। उससे पहले इसको मतलब ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि प्रशांत किशोर के सामने बिहार में तो क्या भारत में कुछ चुनिंदा नेता हैं जो उनके सामने उनके लेवल के उनको टक्कर दे सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी बिहार में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ अगर ये चुनाव ईमानदारी से निष्पक्ष होकर लड़ा जाएगा तो डेफिनेटली जनसुराज की ही जीत हो जाएगी। अदरवाइज
हम सारी कहानियां जानते हैं, उस पर कुछ कहने की बात नहीं है। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान की ये बात कर रहे थे, इनकी जबान बोलते बोलते लड़खड़ा रही थी, ये हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे। ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने पूरे भारत में किए हैं कि आज इनके प्रवक्ता भी इन्हें डिफेंड करने में संकुचित महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर की चोरी, जिसपे पूरी सरकार बनी इनकी, वहां पे भी चोरी है उनकी, और आज उनकी चुप्पी बता रही कि कहीं ना कहीं उनका उसमें हाथ है। उसके अलावा इन्होंने इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात की पूरे देश में, लेकिन जिस ढंग से इनके मार्वल्स ताश की पत्ते के जैसे ढहते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें टीवी डिबेट पे कहते हुए। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, और झूठ बोलने के लिए भी एक बेशर्मी चाहिए होती है। मुझे लगता है कि भाजपा के सारे नेताओं ने इस बेशर्मी को पार कर दिया है। बिहार में हर दिन अनेक अनेक घटनाएं घटती हैं, उसके बावजूद भी आंख बंद से सीना ठोक के अगर आप कहते हैं कि आपने बिहार में काम किया है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आप जनता से सच्चे तो नहीं है, कम से कम अपनी पार्टी से भी सच्चे नहीं है, और अपने आप से भी आप सच्चे नहीं है। तो गलतियां हुई, उसे स्वीकारिए और ये कहिए कि हम उस पर लुक बैक करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सारी चीजों को सीधे नकार देना, ये बहुत ही अनैतिक है, और पार्टी के तौर पे आपका पतन यहीं से शुरू होता है, जब आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं जनता के सामने। और जैसे मैंने कहा कि इन्हें डिफेंड करने में टीवी डिबेट पे नहीं बन रहा है अपनी पार्टी को। बिहार के इन्होंने मटिया मेट कर दिया, बिहार को बंदर बांट बना सोनाली दिया, जी, और साथ थोड़ा में पूरे राहुल जी को भारत भी को सुन लूट लिया लिया। जाए। आपने कहा अभी कि झूठे वादे करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आता है भाजपा को। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जी। पता नहीं किस चश्मे से ये पूरे दुनिया को देखते हैं या भारत को देखते हैं। एक भी राज्य मुझे बता दीजिए जहां पे इनका शासन हो और इन्हें विरोध ना झेलना पड़ रहा हो। अरुणाचल जैसे प्रदेश में भी इन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। वहां चाइना घुस के हमें हमारी कमजोर भारत की छवि को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व कितना कमजोर है। गुजरात जो इनका गढ़ जिन्हें माना जाता है, दो गुजराती जो देश को लीड करते हैं, वहां पे नहीं विरोध झेलना पड़ रहा है। तो इन्होंने अपने राज्य तक को नहीं छोड़ा, अपने राज्य के लोगों को नहीं छोड़ा, और ये आज कह रहे हैं बात कि बिहार को बनाएंगे। जब जो गुजरात के दो लीडर्स होके, टॉप लीडर्स होके, अगर आप गुजरात के लोगों को कुछ दे नहीं सकते, उनसे जमीन उनकी छीन रहे हैं, तो आप बिहार के लोगों को क्या देंगे? और आपने बिहार के लोगों को क्या दिया है? एक झूठा फेस दिखा के झूठा मुख्यमंत्री, गलत मुख्यमंत्री दिया है। तो बीजेपी की सच्चाई आज पूरा देश धीरे धीरे जान रहा है। पर्दा और उठने दीजिए। इनके पास अभी वो लड़खड़ा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में जवाब देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। जी, राहुल जी क्या कहिएगा? सोनाली जी का जितना जितना चीजें उन्होंने कहा है भाजपा को लेकर, झूठे मक्कार तक कह दिया उन्होंने, क्या कहिएगा? देखिए, जिस पार्टी की राजनीतिक विचारधारा ही झूठ और फ्रेब पे टिकी हो, जिसने इस बात को कहा था कि अगर नीतीश कुमार को, जेडीयू की पार्टी को अगर 25 सीट आ जाएगी तो हम अपनी आपका राजनीति को छोड़ आर्गुमेंट देंगे। बिल्कुल बेसलेस है उन्होंने इस राहुल बात जी, को कहा था। very दूसरी बात, baseless। अब मैं आ रहा हूँ, सोनाली जी सुनिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो खुद बहरूपिया बनकर बैठा हो, जिसके ऊपर तमाम इस तरह के आरोप लगे हैं, अगर वो इस तरह की साफ छवि की बातें करता है तो थोड़ा सा तो असहज महसूस होना चाहिए, और ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे लोग राम मंदिर की बातें करते हैं, सारी इस बात को भूल जाते हैं कि राम मंदिर में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन लोगों ने तो मील का पत्थर साबित किया था। पहला ईंट जो था वो जाके जन स्वराज की पार्टी के मुखिया ने ही जाकर रखा था। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रमाणित रूप से करके बता देता हूं कि जो पार्टी जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हो, उसको बिहार के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए कितने फरेब का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ये मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है कि जनसुराज के जो लोग हैं, यही जनसुराज के लोग 15 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 25 तक के बीच में लगातार अभी देखिए आरजेडी ने कहा ना कि प्रशांत किशोर को उतारा गया है, ए टीम बी टीम कहा जा रहा है, क्या कहिएगा? आरजू जी ने बोला ना अभी, राहुल जी क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी को अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो उनका स्वागत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता किसको पसंद करती है। अगर देखा जाए, अगर पार्टी ऑफ चॉइस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। सेकंड में जिसको 7700 वोट मिले थे, वो आज बात कर रही है, मील का पत्थर साबित करने का काम कर रही है, और महागठबंधन के लोगों को भी नीचे दिखाने का प्रयास कर रही है। यानी कि पार्टी से ऊपर, संगठन से ऊपर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो गया है। ये शायद लोग समझने का प्रयास करना है, और जनसुराज के लोग इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि संगठन से ऊपर ना कोई व्यक्ति है, ना कोई उसकी विचारधारा है। संगठन ही तय करता है। समय का अभाव है, सोनाली जी जल्दी से बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? सीधी सी बात यहाँ पे है कि ये जो आर्गुमेंट बीजेपी के प्रवक्ता पेश कर रहे हैं यहाँ पे, ये टोटली बेसलेस है। ये प्रेडिक्शंस और देश के स्कैम में अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर को ये दिखाता है।
देश के स्कैम, जो जनता का पैसा उसे लूटा गया और उसे जो कार्य किए गए वो बिल्कुल लो क्वालिटी के किए गए। अगर आप किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट्स उसे कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि निम्न स्तर का आर्ग्यूमेंट है और उसे कोई बाय नहीं करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो भी बातें कही, हमने एक सीट की बात कही और हमने ये कहा कि ये लीडर बहुत ही स्ट्रांग है और आपके पास ऐसा कोई भी फेस नहीं है। और आपने जो ये संगठन या व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भाजपा में व्यक्ति विशेष से पूजा सबसे ज्यादा किसी की भी नहीं होती। पूरा देश भी अगर आप मानते हैं, अगर आप कहते हैं, तो वो व्यक्ति एक देश के ऊपर आप मानते हैं, पूरी पार्टी मानती है। आप संगठन से ऊपर भी उस व्यक्ति को मानते हैं और देश के ऊपर उस व्यक्ति को मानते हैं। एक व्यक्ति के विरोध में कुछ बोलना, एक व्यक्ति के फैसले को क्रिटिसाइज करना, आप देश के सोनाली जी, विरोध में आपको क्या मानते लगता हैं है ऐसा। कि और इस बात को सोनाली जी, आपको क्या लगता है कि राजद ने जानबूझकर प्रशांत किशोर की राह मुश्किल बनाने के लिए उम्मीदवार उतारा है? जी नहीं, हम ऐसे नहीं मानते और हम हमेशा से अकेले चुनाव लड़ने वाले थे। जैसा कहा जा रहा है कि जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी आजादी से, हर पार्टी को है चुनाव लड़ने का अधिकार और हर पार्टी लड़ रही है। बस हमारा ये कहना है कि राजनीति आज तक कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं रही है, बिहार में मुद्दों पे नहीं रही है। अगर अभी भी आप देखें, 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए विकास कार्य। वो सिर्फ कहते हैं गढ़ है बीजेपी का, इसके सिवा आप उनकी शब्द कुछ भी नहीं आएंगे। उन्होंने क्या विकास के कार्य किया है? साथ में महागठबंधन के कैंडिडेट उतरे हैं, वहां पे वो कंपटीशन देने की बात कर रहे हैं, जो कि जायज है और वो बोलेंगे जैसे कि हर पार्टी का अधिकार होता है। लेकिन सीधी सी बात है, स्ट्रेट और फॉरवर्ड पॉलिटिक्स करने की कहानी है कि डेवलपमेंट पे वोट गिरेगा, डेवलपमेंट पे लोग आपको चुनेंगे और डेवलपमेंट पे ही आपका सस्पेंड होगा। तो 40 साल से आपके पास सीट होने के बावजूद भी अगर एक क्षेत्र नगर में होने के बावजूद, राजधानी होने के बावजूद भी अगर उसकी स्थिति नर्क से खराब है या नर्क के लगभग आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके लीडर्स कितने इनकॉम्पिटेंट हैं या फिर कितना उनमें घमंड है कि हम काम करें या ना करें, हम चुने ही जाएंगे। और आज भी शायद इनका यही स्टेटमेंट है कि भाजपा का गढ़ है ये। सीधी सी बात है। मैं और जनसुराज इस बात को बार बार कहते हैं कि जनता फ्लूइड होती है, किसी का बंधुआ वोटर नहीं होती। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। जनता उसी पार्टी के साथ जाएगी जो जनता के मुद्दों की बात करेगा, जो जनता की समस्याओं को सॉल्व करने की बात करेगा। और अगर आप दावा ठोकते हैं कि ये पार्टी हमारे साथ हमेशा लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े भ्रम में हैं और इस भ्रम से जितने जल्दी निकल जाए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बड़े से बड़े साम्राज्य चले गए, कांग्रेस 70 साल की कांग्रेस चली गई, ये 13-14 साल की भाजपा कोई बहुत लंबी सरकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रह गई है। इस चुनाव के नतीजे ये भी तय करेंगे कि बिहार की राजनीति में जनसुराज कितनी मजबूती चुनौती बनकर उभरती है। भाजपा अपना अभयागढ़ बचा पाती है या नहीं, राजद की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल सभी दावे अपनी जगह है, लेकिन अंतिम फैसले 30 जुलाई को मतदाता करेगा और तस्वीर नतीजों के साथ पूरी तरह साफ होगी। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।